अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मोहम्मद इकबाल के यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल है। कुछ दोस्तों के इसरार पर और दरख्वास्त पर मैं एमएड का जो प्रीवियस इंट्रेंस टेस्ट हुआ था 2019 में, उसके सवालात को हल करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम पूरा 100 सवाल हल करने की कोशिश करेंगे कम से कम वक्त में। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। मास्टर ऑफ एजुकेशन एमएड एंट्रेंस टेस्ट 2019 आपको ये नज़र आ रहा होगा। 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था वो है। वक्त 2 घंटे हैं, 100 नंबर का है। उम्मीदवारों के लिए हिदायत दी गई है। ये जो सवालनामा ये 2 हिस्सों पर मबनी है। पहले हिस्से में पेडागोजी है, जनरल इंग्लिश है, कंटेम्प्रेरी एजुकेशनल प्रॉब्लम्स है, कम्प्रीहेंसन है और उर्दू राइटिंग एबिलिटी है। जबकि दूसरे हिस्से में तालीम की फ़लसफ़ी और समाजी बुनियादें, तालीम की नफ्सियाती बुनियादें, इत्तलाआती और तरसीली टेक्नोलॉजी, मदरसे का इंतज़ाम और माहौलियाती तालीम पर मुश्तमिल है, वगैरह वगैरह। आप लोग इसको डिटेल से पढ़ लीजिएगा। चलते हैं हम लोग सवाल नंबर 1 की तरफ। पहला है पेडागोजी, इल्म तदरीस। तदरीस का मतलब होता है पढ़ाना। इल्म तदरीस मतलब पढ़ाने का इल्म, पढ़ाने का फ़न। पेडागोजी उसी को बोलते हैं। मतलब हो जाएगा हाउ टू टीच। आइए सवाल नंबर 1, पेडागोजी ऑफ द ऑप्रेस्ड। ऑप्रेस्ड का मतलब मजलूम। पेडागोजी ऑफ द ऑप्रेस्ड एक किताब का नाम है। उसके राइटर कौन है? ये किताब मेरे पास है, अभी मेरे सामने मौजूद है। और इस किताब के राइटर कौन हो सकते हैं आप बताइए? बेंजामिन ब्लूम? बिल्कुल नहीं। ब्लूम की जो टैक्सोनॉमी है या ब्लूम ने जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का जो मॉडल दिया है, उसकी किताब का नाम कुछ अलग है। पेडागोजी ऑफ द ऑप्रेस्ड तो बिल्कुल नहीं है। हर्बर्ट स्पेंसर, ये इंग्लैंड के फ़िलासफ़र थे, उसकी किताब भी नहीं है ये। रूसो की कई किताब हैं। एमिल है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है और इसी तरीके से कई किताबें हैं उसकी, तो उनकी भी ये किताब नहीं है। तो ये किताब हुई किसकी? पॉलो फ्रेरे की। तो हम 1 नंबर का जवाब होगा पॉलो फ्रेरे। ये ब्राज़ीलियन थे, पॉलो फ्रेरे। ये ब्राज़ीलियन थे। इनका जन्म 1921 में हुआ था, 1921 में, और मृत्यु हुआ था 1997 में। ठीक है। इनको इनकलाबी राइटर कहा जाता है। चलिए आगे, इसके बारे में बहुत सारी बातें हैं बोलने के लिए, वक्त मिले तो बताएंगे। नंबर 2 है सोक्रेटिक मेथड का ताल्लुक़ है। सोक्रेटिक मेथड मतलब सुकरात किस मेथड से पढ़ाया करते थे? सवाल यही है। तो बताइए इसका जवाब क्या होगा? क्या वो सवाल जवाब के मेथड से पढ़ाते थे, बहस व मुबाहिसे से पढ़ाते थे, प्रोजेक्ट से, लेक्चर से, किस मेथड से? देखिए, मुमकिन है कि वो कई तरीक़ों से पढ़ाते होंगे, लेकिन वो फेमस किससे थे? तो इसका जवाब है कि सुकरात जो है सवाल जवाब से पढ़ाते थे, ठीक है ना, इसी से वो फेमस थे। तो फिर बहस व मुबाहिसा से कौन पढ़ाते थे? बहस व मुबाहिसा से पढ़ाने के लिए मशहूर थे प्लेटो। कौन थे? जिसको उर्दू में बोलते हैं अफलातून, प्लेटो। ठीक है। फिर लेक्चर से कौन पढ़ाते थे? बहस व मुबाहिसा ही का एक पार्ट लेक्चर है। तो बहस व मुबाहिसा के दरमियान जब प्लेटो अपने शागिर्दों के साथ बहस व मुबाहिसा करते थे तो बीच बीच में लेक्चर भी आता था। लेक्चर ही के दौरान बहस व मुबाहिसा आता था। तो लेक्चर जो है बहस व मुबाहिसा का एक ज़िमनी पार्ट है। प्लेटो ही इसके बानी हैं। तो अब सवाल है, ये प्रोजेक्ट मेथड के बानी कौन है? प्रोजेक्ट मेथड का आगाज़ सबसे पहले किलपैट्रिक ने किया था, जैसा कि नीचे आ रहा है। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 3 है, पढ़िए क्या है कि तिफ़्ल मरकूज़ तालीम की वकालत सबसे ज़्यादा किसने की? देखिए, तिफ़्ल मरकूज़ तालीम एक ऐसी है जिसकी वकालत लगभग अक्सर लोगों ने की है, लेकिन सबसे ज़्यादा किसने की, ये सवाल है। तो बताइए क्या है? क्या अरस्तू ने की? क्या जॉन डेवी ने की? रूसो ने की? पेस्टोलॉजी ने की? हर इसमें जो भी है, हर फ़िलासफ़र या हर एजुकेशनल एक्सपर्ट तिफ़्ल मरकूज़ तालीम की वकालत करते हैं, लेकिन रूसो इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा फेमस हुए।
रूसो बहुत ज़्यादा फेमस हुए। इसकी जो किताब है एमिल, एमिल लिखा रहता है, कहीं पर इसका तलफ़ुज़ एमाइल भी है। तो एमिल में इन्होंने एक बच्चे की कहानी बयान की है जिसमें तालीम के ताल्लुक़ से बहुत सारे नज़रियात आ गए हैं। उसको हम रूसो का जो है मैनिफेस्टो ऑफ एजुकेशन भी कह सकते हैं। बहुत सारे नज़रियात हैं, रूसो की बहुत सारी किताबें। सोशल कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसी किताब है जिन्होंने इनकलाब बर्पा कर दिया था। और तालीम के हवाले से एमिल सबसे इम्पोर्टेंट किताब है। अगला सवाल है कि प्रोजेक्ट मेथड का ताल्लुक़ क्या है। सबसे पहला सवाल है कि प्रोजेक्ट मेथड होता क्या है। प्रोजेक्ट में ग्रुप में या सिंगल बच्चों को जो है कुछ काम दे दिया जाता है, कोई सवाल दे दिया जाता है। सपोज़ चंदन पट्टी, यहाँ पर ये कॉलेज है मानू का, सपोज़ कि यहाँ पर सफाई सुथराई क्यों नहीं है, एक सवाल दे दिया गया है। यह है कि चंदन पट्टी में सफाई सुथराई कैसे कायम किया जाए, और बच्चों का एक ग्रुप बना दे दिया गया, सबके ज़िम्मे ये काम दे दिया गया कि इस पर कुछ लिख करके लाएं। हर बच्चे ने अपने हिसाब से लिख कर लाया। फिर ग्रुप में ही बच्चे चंद नतीजों तक पहुँचे। फिर उसको स्कूल क्या बोलते हैं क्लासरूम में बयान किया गया। हर बच्चे ने अलग अलग जवाब दिया। फिर सबके जवाब को एक जगह कंक्लूड किया जाएगा। तो प्रोजेक्ट मेथड में बिलोमोम बच्चों के ही ज़िम्मे ये काम सौंप दिया जाता है कि वो किसी भी मसले का हल खुद खोज करके लाएं, या तो ग्रुप में या सिंगल। तो प्रोजेक्ट मेथड का ताल्लुक़ किससे है। देखिए, प्रोजेक्ट मेथड भी बहुत सारे लोगों ने करवाया है, लेकिन इसको सबसे ज़्यादा अहमियत के साथ किसने उजागर किया, और तालीम के मैदान में सबसे ज़्यादा अहमियत के साथ किसने इसको दाखिल किया। तो इसका जवाब है किलपैट्रिक, विलियम किलपैट्रिक, मतलब ए। विलियम जेम्स ये फ़िलासफ़र हैं, विलियम बेंटिक के बारे में हमें पता नहीं। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है नंबर 5। तरीक़े तदरीस को सबसे ज़्यादा मुतासिर कौन करता है। बताइए कौन करता है। फ़लसफ़ा भी करता है, ज़ाहिर सी बात है, किसी फ़िलासफ़ी के बेस पे ही तरीक़े तदरीस सामने आता है। समाजियात भी करता है, नफ्सियात भी करता है, सियासत भी करता है, करता हर कोई है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है कि सबसे ज़्यादा मुतासिर कौन करता है। तो इसका जवाब है नफ्सियात। आपने पढ़ा होगा चाइल्ड साइकोलॉजी ही सबसे ज़्यादा तरीक़े तदरीस को, टीचिंग मेथड को, पढ़ाने के तरीक़ों को मुतासिर करता है। तो इसका जवाब होगा बी। चलिए आगे चलते हैं। फ्रेडरिक फ्रोबेल किस मुल्क के रहने वाले थे। फ्रेडरिक फ्रोबेल किस मुल्क के रहने वाले थे। इंग्लैंड के तो थे नहीं, रूस के भी नहीं थे, जर्मनी के थे। आप इसके बारे में अब डिटेल पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि ये जर्मनी के थे, अमेरिका के भी नहीं थे, जर्मनी के थे ये। चलिए आगे। इनमें से कौन तदरीस और इक्तिसाब की सतह नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ। इसमें तदरीस ये समझ में नहीं आ रहा है कि तदरीस का लफ्ज़ इसमें सवाल में क्यों डाला। हम सवाल नंबर 7 की बात कर रहे हैं। इसमें सिर्फ ये पूछना चाहिए कि इनमें से कौन इक्तिसाब की सतह नहीं है। इक्तिसाब का मतलब होता है लर्निंग, सीखना, अधिगम, ठीक है। क्या मेमोरी लेवल, मेमोरी का मतलब होता है याद करना, रटना। अंडरस्टैंडिंग का मतलब हुआ समझना, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग का मतलब हुआ जो आपने समझा है उसको बयान करना, पेश करना। डिफरेंशियल लेवल का मतलब हुआ कि जो आपने जाना सीखा उसके माबैन फ़र्क करना। तो इक्तिसाब की सतह इसमें कौन सी नहीं है। तो देखिए, जब हम वजाहत कर रहे हैं उससे खुद वाज़े हो रहा है। इक्तिसाब का होता है सीखना। जब आप किसी चीज़ को याद करते हैं तो वो भी एक तरह का सीखना होता है। तो इसका मतलब है कि मेमोरी लेवल जो है ये भी इक्तिसाब की सतह है। तो ये तो जवाब नहीं होगा। अंडरस्टैंडिंग लेवल ये भी इक्तिसाब की सतह है। जब आप किसी चीज़ को सीखते हैं और उस चीज़ को समझ लेते हैं तो आप गोया कि इक्तिसाब मतलब लर्निंग के एक स्टेज पर पहुंच गए हैं। लेकिन मज़ीद कमाल की बात यह है कि अगर आप उस चीज़ को बयान भी कर देते हैं और दूसरों को समझाने की भी कोशिश कर लेते हैं तो ये रिफ्लेक्शन आप दे रहे हैं, आप उस चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो ये तीसरे दर्जे की चीज़ हुई। तो ये तीनों तो इक्तिसाब की सतह नहीं है। तो फिर कौन है, बच गया डिफरेंशियल लेवल। डिफरेंशियल लेवल इक्तिसाब की सतह नहीं है। तो जवाब हो जाएगा ए। आगे चलते हैं। सवाल नंबर 8। एक मुअस्सिर उस्ताद होता है। नंबर 1, कमरे जमात को कंट्रोल करने वाला। बी, कम वक्त में ज़्यादा जानकारी फराहम करने वाला। सी, तालिब इल्म में सीखने के लिए मुहर्रिका पैदा करने वाला। डी, घर के काम को एहतियात से दुरुस्त करने वाला। देखिए ये सारा कुछ किसी न किसी हद तक एक उस्ताद करता है।
जैसे कि कम रहे जमात को कंट्रोल करता है टीचर, यकीनन करता है। बी, कम वक्त में ज़्यादा जानकारी फराहम करता है, ये भी एक मुअस्सिर उस्ताद की खसूसियात में से है। सी, तालिब इल्म में सीखने के लिए मुहर्रिका मोटिवेशन पैदा करना, स्टिमुली पैदा करना, ये भी एक मुअस्सिर उस्ताद की खासियत है। घर के काम का मतलब होमवर्क को एहतियात से दुरुस्त करने वाला, वो बताया कि घर के काम का मतलब होमवर्क को कैसे आप करें, कैसे कंप्लीट करके लाएं वगैरह, ये सारा काम एक मुअस्सिर उस्ताद करता है। लेकिन सवाल है कि जवाब तो बहुत करीब करीब है। अब सवाल ये है कि इसमें किस पर टिक लगाया जाए। सवाल है कि एक इफ़ेक्टिव टीचर क्या होता है, तो बेहतरीन जवाब जो होगा वो सी होगा, क्योंकि एक तालिब इल्म के अंदर अगर हम मोटिवेशन पैदा कर दें तो वो खुद ही मज़ीद सीखने के लिए उतावला रहेगा। तो जवाब होगा सी। जवाब क्या होगा? सी। चलिए, क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 9, इल्म तदरीस में क्या मुताला किया जाता है? इल्म तदरीस मतलब पेडागोजी में, पढ़ाने के फ़न में किस चीज़ का मुताला होता है? तालीम का, तालिब इल्म की रहनुमाई का, तालिब इल्म की रहनुमाई का, इक्तसाबी अमल का, तदरीसी तरीक़ेकार का। चलिए इसको मज़ीद वजाहत करते हैं। पेडागोजी में किस चीज़ की स्टडी की जाती है? तालीम की मतलब एजुकेशन की, तालिब इल्म की रहनुमाई की गाइड एंड काउंसलिंग की, इक्तसाबी अमल की मतलब टीचिंग प्रोसेस की, लर्निंग प्रोसेस की, या टीचिंग मेथडोलॉजी की, किस चीज़ की? तो इसका जवाब होगा तदरीसी तरीक़ेकार, टीचिंग मेथडोलॉजी की। ज़ाहिर सी बात है, इल्म तदरीस मतलब पेडागोजी नाम ही है हाउ टू टीच, आप पढ़ाएं कैसे। तदरीसी तरीक़ेकार का मतलब भी होता है टीचिंग मेथडोलॉजी या टीचिंग मेथड। तो जवाब तो क्लियर हो गया, इसका जवाब क्या होगा? डी। आगे चलिए। 10, इनमें से कौन उनसुर यानी कौन सा फैक्टर तदरीस पर मतलब टीचिंग पर असरअंदाज नहीं होता है, असर नहीं डालता है? इनमें से कौन सा फैक्टर पढ़ाने पर असर नहीं डालता है? ए, तजर्बे के ज़रिए सीखना, बी, असातिज़ा व तालिब इल्म की समाजी व माशी हालत, सी, असातिज़ा का इल्म, डी, कमरे जमात की इक्तसाबी सरगर्मियाँ। देखिए कुछ न कुछ जो है सब कोई तदरीस पर, पढ़ाने पर असर डालता है, ठीक है। चलिए ए से हम डिस्कस करते हैं, तजुर्बे के ज़रिए सीखना। अब क्लासरूम में एक्सपेरिमेंट मेथड से अगर कोई टीचर पढ़ा रहा हो तो ये क्लासरूम को, उसके माहौल को, टीचिंग को बहुत ही इफ़ेक्टिव बना देगा। तो तजुर्बा मतलब एक्सपेरिमेंट जो है तदरीस पर असरअंदाज होता है। तो ए तो जवाब बिल्कुल नहीं होगा। बी, असातिज़ा व तालिब इल्म की समाजी व माशी हालात, ठीक है। तालिब इल्म गरीब है, टीचर भी गरीब है, तो ये लोग ज़हनी तौर पर उलझे हुए रहेंगे, ठीक है, अपने ही मसाइल में। तो मुमकिन है कि इसकी टीचिंग पर यह असरअंदाज हो जाए। तो ये भी तदरीस पर असरअंदाज नहीं होता है, तदरीस पर असरअंदाज हुआ, ठीक है। अब सी, असातिज़ा का इल्म, अगर असातिज़ा गहरी इल्म वाला है, अच्छी पकड़ है, उसको कमांड है अपने कंटेंट पे, तो ये चीज़ भी तदरीस पर, टीचिंग पर असरअंदाज होगा। डी, कमरे जमात की इक्तसाबी सरगर्मियाँ, क्लासरूम में अगर लर्निंग एक्टिविटीज़ बेहतरीन ढंग से चल रही है तो ये भी टीचिंग पर इफ़ेक्ट डालेगा, मतलब पॉजिटिव अंदाज में इफ़ेक्ट डालेगा। तो इसका मतलब है कि हर कुछ न कुछ सब कोई तदरीस पर असरअंदाज होता है। लेकिन अब हमें इस चारों जवाब में से कोई एक ऐसा आंसर ढूंढ कर निकालना है जो तदरीस पर बहुत ही कम मात्रा में, कम मकदार में असरअंदाज होता हो। तो उसका जवाब होगा डी, क्योंकि एक तालिब इल्म या और एक उस्ताद अगर गरीब है, ठीक है, गरीब है, तो ये वक्ती चीज़ है, ठीक है। क्लासरूम के अंदर तालिब इल्म की और उस्ताद की माशी हालत उतना असरअंदाज नहीं होती जितना दीगर चीज़ें असरअंदाज होती हैं। तो जवाब होगा बी, मतलब असातिज़ा व तालिब इल्म की समाजी व माशी हालात। चलिए, एमएड में अंग्रेज़ी भी पूछी जाती है, जनरल इंग्लिश की आप कितनी अंग्रेज़ी जानते हैं, इस पर डिस्कस कर लेते हैं। पहला सवाल है 11 नंबर का, देख लीजिए यहाँ पे कि फिल इन द ब्लैंक्स विद मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड, जो मुनासिब, सबसे मुनासिब अल्फाज है उससे भरिए। ही इज़ टू, खाली जगह, टू बी डिसीव्ड ईजीली, वह इतना ज़्यादा ईमानदार है, रहमदिल है, मजबूत है, ज़हीन है कि उसे ठगा नहीं जा सकता, धोखा नहीं जा सकता। बताइए क्या होगा? ही इज़ टू ऑनेस्टी, टू इंटेलिजेंट, टू काइंड, टू स्ट्रॉन्ग। तो जवाब होगा बी, मतलब वो इतना ज़्यादा तेज़ है कि उसे धोखा नहीं दिया जा सकता। देखिए जब TWO टू आए, है ना, टू इंटेलिजेंट, टू बी डिसीव्ड, जब इस तरह का ये आए, जुमला आए,
इस तरह का सिंटैक्स हो तो समझ जाइए कि वहाँ नेगेटिव मीनिंग आ रहा है, कि वो मतलब इतना ज़्यादा तेज़ है कि उसे धोखा नहीं दिया जा सकता। तो आंसर होगा बी। चलिए आगे 12 नंबर देखिए, काइंडली सेंड मी माई बुक एज सुन एज यू आर, क्या होगा यहाँ पे, खाली जगह विद इट, बराए मेहरबानी जल्दी से मेरी किताब भेज दीजिए जिसे आपने पढ़ लिया है, जिसे आपने बाहर कर दिया है, जिस पर आप वगैरह वगैरह, क्या होगा, काइंडली सेंड मी, बराए मेहरबानी भेजिए, बराए मेहरबानी भेजिए मुझे मेरी किताब जितना जल्द हो, है ना, यू आर थ्रो इट, असल में गो थ्रू में होता है किताब को पलट करके देखना, मतलब पढ़ लेना, ठीक है। तो यू आर थ्रो विद इट मतलब कि मेरे पास मेरी किताब भेजिए जितना जल्द हो सके, यू आर थ्रो इट जिसे आपने पढ़ लिया है, ठीक है। तो ये आंसर होगा थ्रो, मतलब जिसे आपने पढ़ लिया है, ठीक है। अगला सवाल है 13 नंबर का, देखिए, इट इज़ नॉट फेयर टू कास्ट, ये सही नहीं है कि आप डालें, कास्ट में होता है फेंकना, डालना, खाली जगह ऑन ऑनेस्ट एंड इनोसेंट पर्सन, एक ईमानदार और मासूम शख्स पर क्या फेंकना, क्या डालना ठीक नहीं रहेगा, एडुलेशन, एडुलेशन, इंस्पायरेशन, ठीक है। एडुलेशन का मतलब होता है चापलूसी, एक ईमानदार आदमी पर चापलूसी फेंकना डालना ठीक नहीं रहेगा, ये लफ्ज़ भी ठीक नहीं बैठ रहा। इंस्पायरेशन में होता है जज्बा, तहरीक, तहरीक फेंकना भी ठीक नहीं रहेगा, ये भी लफ्ज़ ठीक नहीं बैठ रहा। तो अब बताइए, सी का मतलब हो गया एस्पायरेशन, एस्पायरेशन का मतलब होता है उमंग, क्या ये ठीक रहेगा, ये भी ठीक नहीं रहेगा। तो अब क्या बचता है, एस्पर्सन्स, एस्पर्सन का मतलब होता है तोहमत। तो इट इज़ नॉट फेयर टू कास्ट एज पर्सनस, क्या हो जाएगा जवाब, एज पर्सनस, ऑनेस्ट एंड इनोसेंट पर्सन, ठीक है। एक मासूम और ईमानदार आदमी पर तोहमत डालना, तोहमत लगाना ठीक नहीं रहेगा। नंबर 14, चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, जो बिल्कुल दुरुस्त तरीके से हिज्जे किया हुआ हो उसे चुनिए। इसका मतलब कि इसमें 3 आंसर ऐसा है, 3 चॉइस ऐसे हैं जिसकी स्पेलिंग मिस्टेक है, जो सही है वही होगा। अब देख लीजिए, ए हो सकता है एलिनेट, डबल एन आ गया, ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब बी में देखिए, सॉरी, बी में देखिए एलिनेट लिख दिया, डबल एल डालिए, ये भी ठीक नहीं होगा। सी का देखिए एलिनेट, मुमकिन है कि ये ठीक हो। डी का है एलिनेट, ये भी ठीक नहीं है। तो इसका मतलब है कि आंसर है सी, चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड एलिनेट। एलिनेट का क्या मीनिंग होता है, ये हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि एलिनेट का क्या मीनिंग होता है, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं। सवाल नंबर 15 है, ए नेम एडॉप्टेड बाय एन ऑथर इन हिज राइटिंग इज कॉल्ड, कोई राइटर जो है अपनी तहरीर में अपने लिए कोई नाम चूज़ कर लेता है, अपने यहाँ भी कुछ बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे, तखल्लुस बोलते हैं, या अपने लिए कोई तहरीरी नाम रख लेते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, टाइटल बोलते हैं, ठीक है, नोमेनक्लेचर बोलते हैं, निकनेम बोलते हैं, या सेडोनीम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताइए। तो इसका जवाब है सेडोनीम, तहरीरी नाम को सेडोनीम बोलते हैं। अब अगला देखिए 16 नंबर, व्हाट इज़ द अपोजिट मीनिंग, व्हाट इज़ द अपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड ऑब्स्टिनेट, ठीक है। ऑब्स्टिनेट का उल्टा वर्ड क्या है, का अपोजिट क्या है, इनफ्लेक्सिबल, पे प्लिएबल, प्रोमिनेंट, फैशनेबल, क्या है बताइए। तो प्लिएबल है। आगे चलते हैं, पिक अप द करेक्ट सिनोनिम ऑफ बार्टर, बार्टर का सिनोनिम मतलब अल्टरनेट बताइए, क्या है सिनोनिम, एक्सचेंज, लैंड, रिटर्न, डील। एक्सचेंज मतलब बदलना, बार्टर में नहीं होता है बदल करके लेन देन करना, जैसे पहले ज़माने में होता था बार्टर सिस्टम था, है ना, लोगों के पास सिक्के नहीं होते थे तो क्या करते थे लोग, अनाज लेकर जाते थे दुकानदार के पास कि भाई ये 1 किलो चावल लीजिए और मुझे 2 किलो आलू दे दीजिए, तो इसे बार्टर सिस्टम कहते हैं, तो इसमें एक्सचेंज होता है। तो सीधा सा जवाब है कि इसका जवाब आंसर होगा एक्सचेंज, ठीक है। अब आगे देखिए, अब 18 नंबर पे आइए, ठीक है। 18 नंबर में है द वर्ड
मेमेसिस, मेमेसिस का क्या मीनिंग है बताइए आप। मेमेसिस का मीनिंग है पनिशमेंट। मेमेसिस का मीनिंग क्या है? पनिशमेंट। अब आगे देखिए 19 नंबर, ए गुड टीचर शुड हैव द गिफ्ट ऑफ द गैब। क्या मतलब? ए गुड टीचर शुड हैव द गिफ्ट ऑफ द गैब, ए टैलेंट फॉर स्पीकिंग। इसका मतलब हुआ गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब होता है टैलेंट फॉर स्पीकिंग, उसे बोलने की कला आनी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ए टैलेंट फॉर स्पीकिंग मतलब बोलने की कला। ठीक है, आगे चलते हैं 20 नंबर। 20 है, द टीचर आस्क्ड व्हाई यू आर लेट। व्हाई यू आर लेट, आप लेट क्यों हैं, आप लेट क्यों हुए, तो इसका आंसर होगा तो इसको अगर करेक्शन करना हो तो क्या हो जाएगा? वाई यू आर लेट का करेक्शन करेक्ट ये चॉइस है नंबर सी। क्या है? नंबर सी, वाई आर यू लेट। ठीक है, इसमें क्वेश्चन मार्क देना चाहिए, लेकिन नहीं दिया गया सी में, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी होना चाहिए, वाई आर यू लेट। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं असरी तालीमी मसाइल, कंटेम्प्रेरी एजुकेशनल प्रॉब्लम्स। सवाल है 21 नंबर के, मुंदरजा झेल किस हुकूमत ने अपने स्कूलों में हैप्पीनेस करिकुलम की शुरुआत 2018 में की? बताइए बताइए बताइए। इसका जवाब है 2018 में हैप्पीनेस करिकुलम की शुरुआत दिल्ली हुकूमत ने की, अरविंद केजरीवाल ने की थी। समझ में आई बात? चलिए आगे। नैक के मौजूदा डायरेक्टर कौन हैं? बताइए। 2019 में तो प्रोफेसर एस सी शर्मा थे नैक के डायरेक्टर। नैक का हेडक्वार्टर कहाँ है? मेरे ख्याल से बेंगलुरु में है। आप लोग देख करके बताइए कि करंट के मौजूदा डायरेक्टर कौन है नैक के, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। आप खुद भी सर्च कीजिए, ज़्यादा जानकारी होगी, है ना। प्रोफेसर एस सी शर्मा थे। हाँ, चलिए आगे देखते हैं। एनसीटी का क़याम किस साल अमल में आया? बताइए। एनसीटी का क़याम 1995 में आया था। ठीक है, 1995 में। चलिए अगला सवाल है, जामिया मिल्लिया इस्लामिया की वाइस चांसलर कौन है? बताइए। नजमा अमीन है, नजमा हुसैन है, नजमा फ़ारूक़ी है, नजमा अख्तर है, तो इसका जवाब है नजमा अख्तर। अभी भी वही हैं। ठीक है, नजमा अख्तर। 25 नंबर, समग्र शिक्षा में कौन शामिल नहीं है? बताइए। समग्र शिक्षा में ये वाला शामिल नहीं है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान ये शामिल नहीं है, बाकी सब शामिल है। टीचर एजुकेशन भी शामिल है। ठीक है, ये भी शामिल है, सर्व शिक्षा अभियान भी शामिल है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान भी शामिल है। समग्र शिक्षा जिसमें सबको शामिल कर लिया गया है। ठीक है, लेकिन राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान को इसमें शामिल नहीं किया गया है। तो 25 का आंसर हो जाएगा डी। 25 का आंसर हो जाएगा डी। 26, यूजीसी नेट का इम्तिहान कब अब कौन मुनाकिद करता है? सबको पता होगा, एनटीए कर रहा है। ठीक है, तो इसका जवाब होगा एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। 27 का देखिए। 27 का है कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया? बताइए। ये 2013 में हुआ था। ठीक है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान 2013 में। चलिए आगे। गुबार खातिर किसकी तसनीफ़ है? बताइए। मौलाना आज़ाद, ज़ाकिर हुसैन, फ़खरुद्दीन अली अहमद, अब्दुल कलाम। सबको पता है कि गुबार खातिर किसकी है? मौलाना आज़ाद की है। हमने इसे पढ़ा है पूरी पूरी, मुझको लगता है हमने 2 बार पढ़ा इसको, मौलाना आज़ाद। ठीक है, अब आगे चलिए। मुंदरजा ज़ैल में किस तंजीम का ताल्लुक़ तालीमी मनसूबाबंदी से, एजुकेशनल मैनेजमेंट से किस तंजीम का ताल्लुक़ है? नैक का है, यूजीसी का है, नेपा का है, आईआईएम का है? बताइए किसका है। ज़ाहिर सी बात है, तालीमी मनसूबाबंदी का ताल्लुक़ किससे है? नेपा का है। इसका काम ही इसीलिए शुरू हुआ था। थोड़ा सा आप लोग सर्च कर लीजिएगा कि नेपा का मौजूदा नाम क्या है। लर्निंग विदाउट बर्डन रिपोर्ट जमा करने वाले कमेटी के चेयरमैन कौन थे? बताइए कौन थे? प्रोफेसर यशपाल।
जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 1998 में ये कमेटी ने रिपोर्ट पेश किया था प्रोफेसर यशपाल ने, लर्निंग विदाउट बर्डन। ठीक है, तो इसका जवाब हो गया बी। ठीक है, आगे चलिए। तफहीमी सलाहियत। हमारी बढ़ती हुई आबादी के लिए पानी की फराहमी एक मुश्किल मसला है। जंगलों के कट जाने और मौसमों में तब्दीली की वजह से बारिश कम हो रही है। ज़ेर ज़मीन पानी बोरवेल्स के पास पास खुदाई से खुश्क हो रहा है। ग़िज़ा यानी अनाज ग़िज़ा यानी अनाज, दूध, तरकारियाँ, फल, गोश्त, अंडे इतनी तादाद में फ़राहम हो कि वो हमारी मांग का मुकाबला कर सकें। हिंदुस्तान अब सिर्फ ज़रिए मुल्क नहीं रहा बल्कि सनअती तरक्की की राह पर गामज़न है। नए नए कारखाने शहरी आबादी के करीब खुल रहे हैं। उन कारखानों की चिमनियाँ धुआं उगलती हैं। इंसानों को सांस लेने के लिए जो ताज़ा और साफ़ हवा चाहिए वो कामयाब होती जा रही हैं। अब ज़रूरत इस बात की है कि सबों को इस ख़तरे से आगाह करें। सबसे पहला कदम तो हमारा ये होना चाहिए कि लोग शहर, महल्ले और घर को साफ़ रखने की तरफ माइल हों। बस्तियों के करीब कारखानों को कायम ना होने दें, या अगर कायम हो तो उनके अखराजशुदा नाकारा स्याह मादे को पानी में मिलने न दिया जाए। गाड़ियों से जो धुआं निकलता है उस पर रोक लगाई जाए। अस्पतालों में सफाई का ख़ास इंतज़ाम हो। दूसरा सबसे अहम काम शजरकारी है, मतलब पेड़ पौधे लगाना है। बढ़ती हुई आबादी की वजह से कई कई मंजिल इमारतें बनती जा रही हैं। उन इमारतों के करीब पार्क लगाए जाएं। जंगल से जो पेड़ काटे और उगाए जाते हैं उनकी तादाद में तवाज़ुन बरकरार रहे। जंगलात बारिश को ज़्यादा माइल करते हैं। शजरकारी का एक फ़ायदा ये भी है कि ये सहरा को बढ़ने से रोकती है, मतलब बंजरपन को रोकने से बढ़ने से रोकती है। उसके लिए फ़िज़ाई कसाफत को दूर करने के लिए शहरी आबादी में शजरकारी हर फर्द को करनी चाहिए। दर्ज झेल बाला इबारत पढ़कर झेल के सवालात का जवाब दीजिए। चलिए, कहाँ पर सफाई का ख़ास इंतज़ाम होना चाहिए बताइए? पहाड़ों पर, अस्पतालों में, कारखानों में, जंगलों में, कहाँ पर होना चाहिए? अस्पतालों में होना चाहिए। अभी आपने ऊपर देखा था। चलिए, कामयाब के माना क्या है? कभी ना मिलने वाला, ज़्यादा मिलने वाला, कम मिलने वाला, कभी कभी मिलने वाला। बताइए। सी, कम। कम ने कामयाब बने, याफ्तन से, फ़ारसी याफ्तन मज़दर से याब बना है, हासिल मज़दर है कामयाब, मतलब कम मिलने वाला। चलिए, नंबर 33 का देखते हैं। क्या है नंबर 33 में? 33 में देखिए, कारखानों के धुएं से क्या हो रहा है? बताइए। पेड़ पौधे ख़त्म होते जा रहे हैं, माहौल आलूदा हो रहा है, ताज़ा और साफ़ हवा कम होती जा रही है और चारों तरफ धुआं छा जाता है। बताइए। तो जवाब होगा इसका सी, ताज़ा और साफ़ हवा कम होती जा रही है। तरक्की का उल्टा क्या है? तरक्की का उल्टा बताइए क्या है? तनज़्ज़ुली है। ठीक है, तनज़्ज़ुली। आप इसमें टिक लगा दीजिए। उसके बाद आगे चलते हैं। आलूदगी को ख़त्म करने के लिए दूसरा अहम काम कौन सा है? मीनाकारी, आबाद करे, शजरकारी, कशीदाकारी। मीनाकारी माने होता है फूल बूटी बनाना, जैसे दीवारों पर, लकड़ियों पर मीनाकारी होता है। बाज़ आबादकारी मतलब होता है रिहेबिलिटेशन, दोबारा किसी को बसाना या तंदुरुस्त करना। शजरकारी का मतलब होता है पेड़ पौधे लगाना। कशीदाकारी का मतलब होता है वही कशीदा खींचना कपड़ों में या किसी भी चीज़ पर। तो आलूदगी को ख़त्म करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होगी? शजरकारी की ज़रूरत होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? शजरकारी। चलिए, अगला है कि बारिश कम होने की वजह क्या है? बताइए। बारिश कम होने की वजह क्या है? जानवरों का शिकार, गर्मी का होना, आबादी का बढ़ना, जंगलात का कटना, क्या है? बताइए। बताइए। जंगलात का कटना। जाहिर सी बात, जंगलात कटेगा तो बारिश कम होगी, क्योंकि जंगलात ही हैं जो दावत देती हैं बारिश को कि हमारे यहाँ बरस हो। अब 27 देखिए, आबादी बढ़ने से सबसे ज़्यादा मुश्किल मसला क्या खड़ा होता है? पानी का, बीमारी का, नौकरी का, ग़िज़ा का, किसका? पानी का, है ना। आबादी बढ़ेगा तो पानी घटेगा, पानी की खपत ज़्यादा होगी, ये जो पानी है वो भी आलूदा हो जाएगा। तो पानी ही सबसे बड़ा मसला है। अपने हिंदुस्तान जैसे मुल्क में आबादी बढ़ रही है तो पानी का मसला भी खड़ा होता जा रहा है। अब आगे सवाल है कि मुल्क की जमा क्या है? मुल्क का मतलब होता है देश, कंट्री। ए, ममालिक। बी, मलाइक, मलाइक में फरिश्ता होता है। सी, मुल्कें। डी, अमलाक मतलब मिल्कियत। ठीक है, प्रॉपर्टी। क्या होगा? ममालिक होगा। मुल्क की जमा ममालिक। मुल्कें भी हो सकती है लेकिन जो सुटेबल जमा है उसकी ममालिक है। ज़मीन में पानी के खुश्क होने की वजह क्या है? कारखानों का गंदा पानी, सनअतों का लगना, बोरवेल्स के पास खुदाई, बड़ी बड़ी इमारतों का बनना। बताइए क्या है? बोरवेल्स के पास पास खुदाई।
अब बोरवेल्स पास पास खुदा हुआ हो जाएगा तो क्या होगा, पानी की खपत तो होगी ही, ज़मीन खुश्क होगी ही। नई सनतें कहाँ खुल रही हैं, जंगलों में, गांव के अंदर, समुद्र के करीब, शहरी आबादी के करीब। इबारत के अनुसार शहरी आबादी के करीब। चलिए आगे, तो आपका आंसर हुआ डी, शहरी आबादी के करीब। ठीक है। उर्दू तहरीरी सलाहियत, उर्दू राइटिंग एबिलिटी। इब्न मरियम है, क्या है भैया, लक़ब है, कुन्नियत है, ख़िताब है, नसब है, क्या है, ये कुन्नियत है। इब्न मरियम क्या है, कुन्नियत है। देखिए इब्न हो या बिन्त हो, अगर इब्न बिन्त वगैरह ये लगा हुआ रहता है तो उसे कुन्नियत कहते हैं। ठीक है। ख़िताब, जब कोई बादशाह या सरकार टाइटल देती है तो उसे ख़िताब बोलते हैं। ठीक है। और लक़ब किसे बोलते हैं, लक़ब बोलते हैं कि हम अपने से कुछ कोई लक़ब अपने लिए चुन लेते हैं। ठीक है। अपना कोई दूसरा नाम चुन लेते हैं तो वो लक़ब होता है। नसब तो जानते ही हैं, आप किस ख़ानदान से हैं उसे नसब बोलते हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा बी, कुन्नियत। क्या हो जाएगा, कुन्नियत। अब आगे देखिए, इसमें मुकब्बिर है। मुकब्बिर मतलब होता है बड़ा, मतलब वो ऐसा लफ्ज़ जिसमें बड़कपन का माना हो। अब बताइए, लोटा, लोटा लिखा हुआ है, लुटिया लिखा हुआ तो नहीं है। पतेली लिखा हुआ है, पतेला तो नहीं है, पतेली छोटा है, पतेला बड़ा होता है। कटोरी है, कटोरा तो नहीं है। तो कटोरी में छोटी ये लगा हुआ है, ये छोटेपन को ज़ाहिर कर रहा है। पतेली भी छोटेपन को ज़ाहिर कर रहा है। लोटा है जो बड़ेपन को ज़ाहिर कर रहा है। तो हम कहेंगे इसमें मुकब्बिर जो बड़कपन को ज़ाहिर कर रहा है वो लोटा है, क्योंकि यहाँ लुटिया या लोटी नहीं लिखा हुआ है। समझ गएंगे। चलिए आगे, जदीद की जमा क्या है। जदीद मतलब होता है नया। जदीद की जमा क्या है, जदीद की जमा मुझे नहीं पता है। मुमकिन है कि जदीद की जमा अजदाद हो, ये देखना होगा। इसकी जमा मुझे नहीं पता, जदीद की जमा होती कि नहीं होती है, मैं पहली बार देख रहा हूँ इस तरह की इबारत, तो इसका मैं कोई क्लियर जवाब नहीं दे सकूँगा। आगे चलता हूँ, क्योंकि मैं खुद अरबी फ़ारसी का आदमी हूँ, मेरे लिए ये चीज़ नहीं है। किसी काम का असर सिर्फ फ़ाइल तक महदूद रहे वो क्या कहलाता है। ज़ाहिर सी बात है, उसे फ़ेल लाजिम कहेंगे। फ़ेल लाजिम एक ऐसा फ़ेल है जो सिर्फ फ़ाइल तक हो जाता है। जैसे बारिश हुई, ठीक है, हवा चली, देख रहे हैं, इसमें फ़ेल और फ़ाइल दो ही से काम चल गया। वो हंसा, ठीक है, मैं मुस्कुराया, दो ही चीज़ से काम चल गया। तो काम का असर सिर्फ फ़ाइल तक महदूद रहे तो उसे फ़ेल लाजिम कहते हैं। तो इसका आंसर होगा फ़ेल लाजिम। आगे चलिए, हुरूफ़ तहजी में हुरूफ़ नून की कितनी किस्में हैं। हरफ नून की कितनी किस्में हैं, आप सब कोई वाकिफ़ हैं, बताइए कितनी किस्में हैं। दो किस्में हैं, एक तो एक नून गुन्ना होगा, एक नून असली होगा। ठीक है, एक जिसमें पूरा नून पढ़ा जाए, एक जिसमें हाफ नून पढ़ा जाए, दो ही किस्में होंगी। तो इसका जवाब हो जाएगा बी। ठीक है, दो किस्में हैं। चलिए आगे, गैर मनक़ूत की निशानदेही करें। आपने लफ्ज़ नुक्ता सुना होगा, नुक्ता से बना है मनक़ूत। गैर मनक़ूत का मतलब होता है ऐसा हर्फ जिसमें नुक्ता ना हो। अब बताइए इसमें किस में नुक्ता नहीं है, बे जीम से सब में नुक्ता है, सिर्फ हे में नुक्ता नहीं है। तो आपका आंसर हो गया हे। उर्दू में अलिफ बेते से हे बोलते हैं, ठीक है ना। और जब आप नूरानी कायदा पढ़िएगा या अरबी पढ़िएगा तो अलिफ बाता सा पढ़िएगा। ठीक है, ये नई चीज़ हमने बताया। शौक़ का मुतरादिफ क्या है। मुतरादिफ का मतलब होता है अल्टरनेट, सिनोनिम्स। शौक़ का मतलब, शौक़ का ज़ौक़ भी हो सकता है, दिलचस्पी भी हो सकती है, रग़बत भी हो सकता है, तजस्सुस भी दूर से हो सकता है। तो लेकिन शौक़ का असली मुतरादिफ कौन है। तो शौक़ के बाद आम तौर पे ज़ौक़ लगता है। शौक़ को ज़ौक़ बोलते हैं ना, नहीं बोलते हैं तो आज से बोलना शुरू कर दिए। शौक़ का मुतरादिफ है ज़ौक़। आगे चलिए भाई, बशारत का क्या माना है। भैया बशारत का माना है खुशखबरी। जैसे ज़करिया अलैहिस्सलाम को खुशखबरी मिली थी कि उसके घर में यहया अलैहिस्सलाम, मतलब उनके घर में बेटा पैदा हुआ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बशरत मिली थी कि उनके यहाँ भी औलाद पैदा होगी। लफ्ज़ पुलिस का जिन्स तय कीजिए। भैया पुलिस को तो हम रोज़ देखते हैं, सब तो मर्द ही पुलिस होता है, लेकिन यहाँ लफ्ज़ पुलिस का जिन्स तय करना है, पुलिस का जिन्स नहीं तय करना है। समझ में आई बात। तो लफ्ज़ पुलिस का जिन्स है मुअन्नस, इसलिए हम बोलते हैं वो देखो पुलिस आ रही है, ये नहीं बोलते हैं पुलिस आ रहा है। ठीक है, तो आपका आंसर हुआ बी। आगे चलिए, इसमें मफ़ूल है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, चार चॉइस है। आप दे तो इसमें मफ़ूल बिल्कुल भी नहीं है।
आबिद इसमें फ़ाइल है, ठीक है। माबूद ये इसमें मफ़ूल है। इबाद ये इसमें मफ़ूल नहीं है। माबूद का मतलब होता है जिसकी इबादत की जाए। अब्द मतलब हुआ इबादत करना, आबिद हुआ इबादत करने वाला, माबूद हुआ जिसकी इबादत की जाए। इबाद मतलब हो गया इबाद या अब्बाद, वो भी आबिद इबादत गुजार की मीनिंग में आता है। तो मफ़ूल का मतलब होता है जिस पर किसी काम का असर पड़े। माबूद ही एक ऐसा चीज़ है जिस पर इबादत का असर पड़ता है, जिसकी हम इबादत करते हैं, ठीक है। तो इसमें मफ़ूल हो जाएगा माबूद। आगे चलिए, तालीम की फ़लसफ़ियाना और समाजी बुनियादें। झैल में से किसने इस बात पर जोर दिया है कि तालीम एक समाजी अमल होना चाहिए? झैल में से किसने इस बात पर जोर दिया है कि तालीम एक समाजी अमल होना चाहिए? जॉन डेवी ने ज़ोर दिया है कि जॉन डेवी तालीम के ताल्लुक़ से बहुत ही हसास आदमी थे। उन्होंने तालीम के ताल्लुक़ से बहुत खिदमत की। वो हिंदुस्तान भी आ चुके और कश्मीर में भी आज़ादी से पहले आए थे। कश्मीर में उन्होंने तालीम के हवाले से बहुत दिन काम भी किया था, ठीक है। ये अमेरिकन थे। आगे चलिए, समाजी अमल पर उन्होंने ज़्यादा ज़ोर दिया है। हालांकि हमारे गांधी जी भी तालीम के समाजी पहलू के हवाले से बहुत ज़्यादा गुफ्तगू की। गांधी जी ने कहा था कि स्कूल को हमेशा किसी भी सोसाइटी और समाज के बीच में होना चाहिए, ताकि स्कूल और समाज का रब्त बराबर कायम रहे और स्कूल को पता हो कि समाज में क्या चल रहा है, उसके हिसाब से वो तालीम का अमल अंजाम दे और समाज को पता चले कि स्कूल में क्या हो रहा है। जबकि रविंद्रनाथ टैगोर कहा करते थे कि स्कूल को जो है समाज से थोड़ा दूर होना चाहिए। आगे चलिए, तालीम के समाजी और इनफरादी मकासद के ताल्लुक़ से मुंदरज झैल बयान में से कौन सा नुक्ता नज़र सबसे ज़्यादा सही है? क्या है, देखिए कौन सा नुक्ता नज़र सबसे ज़्यादा सही है, किस एतबार से? समाजी और इनफरादी मकासद के ताल्लुक़ से। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। कौन सा नुक्ता नज़र? नंबर 1, इनफरादी मकासद को समाजी मकासद तरजीह देनी चाहिए। बी, समाजी मकासद को इनफरादी मकासद को तरजीह देनी चाहिए। सी, इनफरादी मकासद को समाजी मकासद में शामिल होना चाहिए। डी, इनफरादी मकासद और समाजी मकासद एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। इनफरादी मकासद और समाजी मकासद एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। जाहिर सी बात है, फ़र्द से ही समाज बनता है, इसलिए फ़र्द का जो मकसद है किसी न किसी हद तक वो समाज का भी मकसद होता है। अगर फ़र्द का मकसद जायज़ और दुरुस्त है तो वो समाज का ही एक मकसद कहलाएगा। इसलिए जवाब होगा डी, इनफरादी मकासद और समाजी मकासद एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। आप जवाब में टिक लगाइए, डी। चलिए आगे, झैल में से कौन 20वीं सदी का वजूदी है, एग्जिस्टेंशियलिस्ट मतलब फ़िलासफ़र है? कौन सा फ़िलासफ़र इसमें से ऐसा है जो फ़लसफ़े वजूदियत का कायल है या उन्होंने इस सिलसिले में काम किया है? तो यहाँ पर है जीन पॉल सार्त्री, ये जवाब है। इसकी भी हमने किताब पढ़ी है, तो इसमें टिक लगाइए, सी, है ना। 20वीं सदी का एग्जिस्टेंशियलिज्म है, ठीक है। देखिए हेगल भी जो है एग्जिस्टेंशियलिस्ट हैं, लेकिन जीन पॉल सार्त्रे ये 20वीं सदी का है। चलिए, हेगल जर्मनी का था। चलिए आगे, तरक्की पसंद तालीम प्रोग्रेसिव एजुकेशन इस्तिलाह का ताल्लुक़ किससे है? तरक्की पसंद तालीम प्रोग्रेसिव एजुकेशन इस टर्म का ताल्लुक़ किससे है? फ़लसफ़े हकीकत पसंदी, फ़लसफ़े अमलियत, फ़लसफ़े तसव्वुरियत, फ़लसफ़े वजूदियत, ठीक है। ये चार अहम फ़लसफ़े हैं, और भी फ़लसफ़े हैं लेकिन तालीम में इन लोगों का ज़ोर बहुत ज़्यादा है। इन चार का जिक्र किया है। इसमें कौन सा है, किस फ़लसफ़े से प्रोग्रेसिव एजुकेशन का ताल्लुक़? तो इसका जवाब है फ़लसफ़े अमलियत, प्रैग्मैटिज़्म, ठीक है। प्रैग्मैटिज़्म एक ऐसा फ़लसफ़ा है जो किसी काम को करके सीखने पर ज़्यादा ज़ोर देता है। इसमें जो है हर ऐसे अमाल को तरजीह दी जाती है जिससे फ़र्द का और समाज का फ़ायदा हो, ठीक है। तो तरक्की पसंद तालीम प्रोग्रेसिव एजुकेशन, जाहिर सी बात है इससे फ़र्द का भी और समाज का दोनों का फ़ायदा है। तो प्रैग्मैटिज़्म एजुकेशन का ही ये एक तरह से हम कह लीजिए कि उसका एक ऑब्जेक्टिव है प्रोग्रेसिव एजुकेशन। नंबर 55, कौन सी खासियत फ़लसफ़े अमलियत, फ़लसफ़े फ़ितरतियत और फ़लसफ़े वजूदियत में आम है? 55 का जवाब दीजिए। 55 का जवाब है कि अफराद की तरक्की पर ज़ोर, ठीक है। कौन सी खासियत फ़लसफ़े अमलियत, फ़लसफ़े फ़ितरतियत और फ़लसफ़े वजूदियत में आम बात है? इन तीनों में, अमलियत में भी इंडिविजुअल के डेवलपमेंट पे ज़ोर होता है,
नेचुरलिज्म में भी इंडिविजुअल की, जैसा कि रूसो ने इंडिविजुअल की तरक्की पर बहुत जोर दिया है। फ़लसफ़े वजूदियत एग्जिस्टेंशलिज्म, इस पर तो है ही, फ़र्द की तरक्की पर जोर। इन तीनों में फ़र्द की तरक्की पर बहुत ज़्यादा जोर है। चलिए आगे, नंबर 56, ठीक है। विवेकानंद के तालीमी फ़लसफ़े की बुनियाद क्या है? ठीक है, विवेकानंद जी असल में वेदांत के आदमी थे। उन्होंने कई किताबें इस ताल्लुक़ से लिखी, है ना। उन्होंने फ़लसफ़े वेदांता को उन्होंने बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया। वेदों में जो कुछ लिखा हुआ था उसको बुनियाद बनाकर इन्होंने तालीमी फ़लसफ़ा लोगों के सामने पेश किया। इस सिलसिले में वो फ़लसफ़े वेदांता के बुनियाद गुजारों में से हैं। झैल में से कौन सा तालीमी निज़ाम साइंसी तरक्की की हिमायत करता है? ये जवाब तो आपको झैल, ठीक है। आगे चलिए, झैल में से कौन सा तालीमी निज़ाम साइंसी तरक्की की हिमायत करता है? बताइए। मिसालियाती तालीम, फ़ितरत पसंदी तालीम, हकीकत पसंदना तालीम, इनमें से कोई नहीं। देखिए, साइंसी निज़ाम की साइंसी तरक्की की हिमायत कौन करेगा? आइडियलिज़्म तो करेगा नहीं, मिसालियाती तालीम आइडियलिज़्म है, ये भी नहीं करेगा जल्दी, ठीक है। करेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा सवाल है कि इन तीनों में सबसे ज़्यादा कौन करेगा? फ़ितरत पसंदी वाली तालीम ये करता है और कर सकता है, करता है, बाकायदा करता है। लेकिन सबसे ज़्यादा एग्जिस्टेंशलिज्म, हकीकत पसंदाना, रियलिज़्म एक फ़िलासफ़ी है, वो सबसे ज़्यादा इसकी हिमायत करता है। तो इसका जवाब हो जाएगा हकीकत पसंदाना तालीम। चलिए आगे चलिए, महात्मा गांधी ने कौन सा तालीमी निज़ाम पेश किया है? सरगर्मियों के ज़रिए तदरीस, मौसीकी के ज़रिए तदरीस, सुनने और मुराक़बा के ज़रिए तदरीस, इनमें से सभी। बताइए इसमें से क्या जवाब होगा? जवाब है कि इसमें से सभी, इसमें से सभी, ये जवाब है डी वाला, ठीक है। वो चाहते थे कि बच्चे जैसे भी मुमकिन हो वो सीखें, सरगर्मी के ज़रिए भी, सुनने और मुराक़बा के ज़रिए भी, मौसीकी की ज़रूरत पड़े तो उसके ज़रिए से भी। किसने कहा था कि रिवर्स द यूजुअल प्रैक्टिस एंड यू विल ऑलमोस्ट ऑलवेज डू राइट? किसने कहा था? रूसो ने कहा था ये बात। रिवर्स द यूजुअल प्रैक्टिस एंड यू विल ऑलमोस्ट ऑलवेज डू राइट, ठीक है। चलिए आगे, तो इसका जवाब है रूसो, ठीक है। क्या मीनिंग है इसका? रिवर्स द यूजुअल प्रैक्टिस, आम कामों को, जनरल कामों को आप पलट दीजिए, एंड यू विल ऑलमोस्ट, और आप तकरीबन हमेशा सही करेंगे। तो जो आम लोग करते हैं, आम जनता करती है, ये जो आम प्रैक्टिस में है उसके बरखिलाफ़ कीजिए, बरखिलाफ़ कीजिए। तो रूसो कहना है कि यू विल ऑलमोस्ट ऑलवेज डू राइट, आप भी लोगों में हमेशा दुरुस्त होंगे, दुरुस्त ठहरेंगे, या दुरुस्त करने वाले होंगे। मतलब आम नज़रियात के ख़िलाफ़ काम कीजिए, आम लोग जिस तरह काम करते हैं उसके बरखिलाफ़ कीजिए, तो मुमकिन है कि आप ही सही करने वाले होंगे। क्योंकि तफर्रुद हासिल करने वाले लोग बहुत कम होते हैं। आमतौर हवा जिधर चलती है सब लोग उधर ही बहते हैं, और बिलउमूम जिधर सब लोग जाते हैं ज़रूरी नहीं कि वही सही हो। कुछ लोग होते हैं जो हकीकत परस्त होते हैं, वो दुनिया वालों के सोच के बरखिलाफ़ कोई अपना नया रास्ता निकालते हैं, तो उसी तरफ ये इशारा है। 60 को देखिए, झैल में से कोई एक फ़लसफ़े की नौइयत नहीं है। झैल में से कोई एक फ़लसफ़े की नौइयत नहीं है। नौइयत का मतलब होता है टाइप, किस्म या नेचर। फ़लसफ़े का नेचर नहीं है। देखिए कौन सा है? ये एक इल्म का साइंस है। बी, यह मुख्तलिफ़ नुक्ते नज़र की मजमूई शक्ल है। सी, ये सच्चाई की तलाश की एक मनसूबाबंद कोशिश है। डी, ये इंसान की तख्लीकी सलाहियतों का कुल है, टोटल है। ऐसा कुछ नहीं है, फ़लसफ़ा जो है इंसान की तख्लीकी सलाहियतों का टोटल नहीं है भैया, ठीक है। तो जवाब हो जाएगा डी, इंसान की क्रिएटिव एबिलिटी का टोटल नहीं है। चलिए आगे, तालीम की नफ्सियाती बुनियादें। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, हम चाह रहे हैं कि अभी यहीं पर स्टॉप किया जाए। दूसरा वीडियो देखने के लिए आप बने रहिए। हम तालीम की नफ्सियाती बुनियादों से आगाज़ करेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही, अगले वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। मुमकिन है अभी हम 2 घंटे में या 1 घंटे में ये वीडियो भी डाल दें। शुक्रिया, वस्सलाम।